एवरीवन वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज की ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है हमारे बीए प्रोग्राम थर्ड सेमेस्टर वाले स्टूडेंट्स के लिए। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के लिए लेकर आ गई हूँ आपके हिस्ट्री सब्जेक्ट का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का आंसर। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम जिस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। दोस्तों, ये जो क्वेश्चन पेपर राइट नाउ आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है, आई नो ये आपको थोड़ा सा ब्लर दिख रहा होगा, बट दोस्तों बहुत ज़्यादा ढूंढने के बाद ये क्वेश्चन पेपर मुझे इसी कंडीशन के अंदर मिला है। एंड दोस्तों, ये सबसे ज़्यादा रिसेंट क्वेश्चन पेपर है जो कि अभी आप लोगों के मार्च मंथ के अंदर ओबीई एग्ज़ाम हुए थे, ये वो वाला क्वेश्चन पेपर है। दोस्तों, इस क्वेश्चन पेपर में से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आप लोगों की एग्ज़ाम में आने की पॉसिबिलिटी है वो मैं आपको कराने वाली हूँ। एंड दोस्तों, इससे पहले भी मैंने आप लोगों के लिए हिस्ट्री से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस डाल रखी हैं। अगर आप लोगों ने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो प्लीज़ जाकर उन वीडियोस को देख लीजिए। वो वीडियोस भी आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उन वीडियोस की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में एंड ऊपर आई बटन में मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, फटाफट से आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। एंड दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 1-2 के बारे में। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हमसे पूछा जा रहा है कि मनसबदारी प्रथा के मुख्य अभिलक्ष्यों का वर्णन कीजिए। दोस्तों, आपसे मनसबदारी प्रथा के जो मेन फीचर हैं उनके बारे में क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर पूछा जा रहा है। मनसबदारी सिस्टम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप लोगों के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, एंड ये आप लोगों के एग्जाम में आने की बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। दोस्तों, इस क्वेश्चन से रिलेटेड सारे पॉइंट मैं आप लोगों के साथ 1 बाय 1 करके कंप्लीट करने वाली हूँ। एंड दोस्तों, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है ये भी मैं आपको जल्दी ही कंप्लीट कराऊंगी क्योंकि ये भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों, फटाफट से सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करना शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारा जो सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है हमारा परिचय। तो परिचय आप लोगों को कुछ इस तरीके से लिखना है कि मुगलों द्वारा विकसित मनसबदारी व्यवस्था ऐसी व्यवस्था थी जिसका भारत के बाहर कोई उदाहरण नहीं मिलता है। मनसबदारी प्रणाली मुगल काल में प्रचलित एक प्रशासनिक प्रणाली थी जिसे अकबर ने प्रारंभ किया था। मनसब मूलतः अरबी शब्द है जिसका अर्थ है पद या रैंकिंग। मनसब शब्द शासकीय अधिकारियों तथा सेनापतियों का पद निर्धारित करता था। सभी सैन्य तथा असैन्य अधिकारियों की मनसब निश्चित की जाती थी जो अलग अलग हुआ करती थी। मनसब के आधार पर अधिकारियों के वेतन और भत्ते निर्धारित होते थे। मनसबदारी व्यवस्था की उत्पत्ति संभावितः विश्व विख्यात मंगोल विजय और आक्रमणकारी चंगेज खान के काल में हुई थी, जिसने अपनी सेना को दशमलव के आधार पर गठित किया था। इसमें सबसे छोटी इकाई 10 की थी और सबसे ऊंची इकाई 10,000 की थी, जिसके सेनापति को खान कहकर पुकारा जाता था। मंगोलों की इस सैन्य व्यवस्था ने कुछ सीमा तक दिल्ली सल्तनत की सैन्य व्यवस्था को प्रभावित किया, क्योंकि इस काल में हम 100 और 1000 के सेना अध्यक्षों के बारे में सुनते हैं, लेकिन बाबर और हुमायूं के काल में मनसबदारी प्रथा थी या नहीं इस बारे में इतिहासकार अभी तक कुछ भी ज्ञात नहीं कर सके हैं। इसलिए मनसबदारी व्यवस्था की उत्पत्ति को लेकर इतिहासकारों में काफ़ी मतभेद है। वर्तमान परिणामों के आधार पर ऐसा लगता है कि मनसबदारी व्यवस्था का प्रारंभ अकबर ने अपने शासनकाल के 19वें वर्ष में किया था। दोस्तों, इस तरीके से आप लोगों को सबसे पहले इस क्वेश्चन के आंसर में एक सिंपल सा परिचय लिखना है। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों परिचय आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज के अंदर है, ज़्यादा आप लोगों को कुछ भी एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है मनसब शब्द का अर्थ। मनसब फारसी भाषा का शब्द है। इस शब्द का अर्थ है पद, दर्जा या ओहदा। जिस व्यक्ति को सम्राट मनसब देता था उस व्यक्ति को मनसबदार कहा जाता था। अकबर ने अपने प्रत्येक सैनिक और असैनिक अधिकारी को कोई ना कोई मनसब अवश्य दिया। इन पदों को उसने जात या सवार नामक 2 भागों में विभाजित किया। जात और सवार का अर्थ व्यक्तिगत पद या ओहदा और सवार का अर्थ घोड़े सवार की उस निश्चित संख्या से है
जिसे किसी मनसबदार को अपने अधिकार में रखने का अधिकार होता था। इस तरह मनसब शब्द केवल सैनिक व्यवस्था का ही शब्द नहीं अपूर्त, इसका अर्थ पद जिस पर सैनिक और गैर सैनिक अधिकारी को नियुक्त किया जाता या रखा जाता था। दूसरे शब्दों में मनसब पद, प्रतिष्ठा अथवा अधिकार प्राप्त करने की स्थिति थी। इससे व्यक्ति का पद, स्थान और वेतन निर्धारित होता था। इसका सही अर्थ को समझने के लिए इसकी आवश्यकताओं की जानकारी प्राप्त करना आवश्यक है। मनसबदारी व्यवस्था की आवश्यकता क्यों पड़ी? दोस्तों, सबसे पहले मैंने आपको परिचय बताया, उसके बाद मैंने आपको मनसब जो ये शब्द है इसके बारे में एक्सप्लेन किया कि इसका क्या अर्थ होता है। अब दोस्तों, हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है मनसबदारी व्यवस्था की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो दोस्तों चलिए फटाफट से इस पॉइंट को भी देख लेते हैं। इसी तरीके से पॉइंट वाइज आप लोगों को आंसर अपने एग्जाम के अंदर भी लिखना है, जैसे यहाँ पे मैंने आप लोगों के लिए रेडी किया है। तो दोस्तों पूरे पॉइंट्स को आप लोग अच्छे से याद रखिएगा, ये सारे पॉइंट आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हैं। सम्राट अकबर सेना के महत्व को भली भांति जानता था। उसे पता था कि एक स्थायी और शक्तिशाली सेना के अभाव में ना तो शांति स्थापित की जा सकती है और ना ही साम्राज्य की रक्षा और विस्तार किया जा सकता है। अकबर से पूर्व जागीरदारी प्रथा के आधार पर सेना एकत्रित करने की प्रथा प्रचलित थी। उसने देखा कि जागीरदार निश्चित संख्या में ना घोड़े रखते हैं और ना ही घोड़े सवार या सैनिक रखते हैं। इसके विपरीत वे सरकारी धन को अपनी विलासिता पर खर्च कर लेते हैं। अकबर ने जागीरदारी प्रथा के स्थान पर मनसबदारी प्रथा के आधार पर सेना को संगठित किया। मनसबदारी सेना को संगठित करने की ऐसी व्यवस्था थी जिसमें प्रत्येक मनसबदार अपनी अपनी श्रेणी और पद के अनुसार घोड़े सवार सैनिक रखता था। इस व्यवस्था में मनसबदार सम्राट से प्रति माह नगद वेतन प्राप्त करता था। दोस्तों आप लोगों को ये वाला पॉइंट भी ध्यान रखना है कि मनसबदारी व्यवस्था की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की, जो कि है मनसबदारों की भर्ती कैसे होती थी। मनसबदारों की नियुक्ति सम्राट स्वयं करता था और उसकी मर्जी होने तक वह पद पर बने रह सकते थे। प्रायः 7,000 का मनसब राजघराने के लोगों या बहुत ही महत्वपूर्ण और विश्वसनीय सरदार जैसे कि राजा मान सिंह, मिर्जा शाहरुख और मिर्जा अजीज कोका को ही दिया गया। सम्राट ने राजकुमार को ही 12,000 तक का मनसब दिया। मुगलों द्वारा सभी जाति और धर्मों के लोगों को सरकारी नौकरियों में नामांकित किया गया था। शाही सेवा में शामिल होने के इच्छुक व्यक्ति को एक ताजवीज़ के माध्यम से याचिका दायर करनी पड़ती थी, जो कि एक कुलीन द्वारा सम्राट को प्रस्तुत की गई एक याचिका थी, जिसमें सिफारिश की गई कि एक आवेदक को मनसबदार के रूप में भर्ती किया जाए। यदि आवेदक पर्याप्त उपयुक्त होगा तो उन्हें एक मनसब प्रदान किया जाएगा। राजकुमार और राजपूत शासकों ने सम्राट का आधिपत्य स्वीकार कर लिया और उन्हें उच्च मनसब दिए गए। दोस्तों इस तरीके से मनसबदारी प्रथा के अंदर मनसबदारों को भर्ती किया जाता था। अब बात करते हैं दोस्तों हम हमारे नेक्स्ट पॉइंट की, जो कि है मनसबदारों का वेतन। मुगल मनसबदारों को बहुत अच्छा वेतन मिलता था। उन्हें प्रिय नगद में वेतन दिया जाता था, परंतु कभी कभी जागीर का राजस्व भी वेतन के स्थान पर दे दिया जाता था। उन्हें अपनी व्यक्तिगत आय और वेतन से ही अपने स्वयं के अधीन घोड़े सवारों और घोड़ों का खर्च चलाना होता था। इतना होने पर भी अकबर के काल में मनसबदार बहुत सुखी और ठाठ का जीवन गुजारते थे, क्योंकि उस समय उनको आय कर नहीं देना होता था और रुपयों की क्रय शक्ति आज की तुलना में बहुत ही अधिक थी। प्रथम श्रेणी में 25,000 मनसबदार को 30,000 रुपये प्रति मास, द्वितीय श्रेणी में 25,000 को 29,000 रुपये प्रति मास और तृतीय श्रेणी में 25,000 को 28,000 रुपये प्रति मास वेतन मिलता था। इसके अतिरिक्त मनसबदारों को प्रत्येक सवार के लिए 2 रुपये प्रति मास के हिसाब से अतिरिक्त वेतन भी मिलता था। दोस्तों मनसबदारी सिस्टम के अंदर कैसे मनसबदारों को वेतन दिया जाता था, इससे रिलेटेड पॉइंट भी मैंने आप लोगों के साथ क्लियर कर लिया है। आपके क्वेश्चन के अंदर दोस्तों पूरी मनसबदारी प्रथा के बारे में ही पूछा गया था, जो भी इसके मेन फीचर हैं उनके बारे में पूछा गया था। तो दोस्तों ये सारे ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फीचर हैं मनसबदारी सिस्टम के। अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की, जो कि है मनसबदारों के कार्य। मनसब दरबार में
मनसबदार दरबार में भी होते थे और दरबार के बाहर प्रांतों में भी। प्रांतों में होने वाले मनसबदारों में उस राज्य का शासक भी होता था जिसको बादशाह ने जीता हो, या वे भी होते थे जिसने बादशाह का विश्वास जीता हो। इन मनसबदारों को उनकी योग्यता और पद के हिसाब से घोड़ेसवार और सैनिक दिए जाते थे। इसका काम था बादशाह की ओर से इन्हें सौंपे गए प्रांतों या सूबों में सैनिक और प्रशासनिक नियंत्रण कायम रखना, समय समय पर बादशाह को कर पहुंचाना, साल में जब भी बादशाह बुलाए तुरंत दरबार में अपनी हाजिरी लगाना, जरूरत पड़ने पर युद्ध में बादशाह को सहायता पहुंचाना आदि। दरबारों से इनको जो सैनिक दिए जाते थे उनमें सभी जाति, नस्ल और भाषा के लोग शामिल होते थे। बादशाह ऐसा इसलिए करता था क्योंकि उसे डर था कि अगर एक समूह के एक ही तरह के लोग होंगे तो उनमें एकता बनेगी और किसी दिन वे लोग विद्रोह खड़ा कर देंगे। लेकिन बाद में यही बादशाह के लिए परेशानी खड़ी करने वाला था। मनसबदारों को बादशाह से सेवा के बदले नगद वेतन मिलता था और कुछ लोगों को जागीरें भी मिलती थीं। वेतन पाने वाले मनसबदारों को नगद और जागीर पाने वाले मनसबदारों को जागीरदार कहा जाता था। जिनको जागीर दी जाती थी उस जागीर की देखभाल करना पड़ती थी। इसमें खेती का विकास करना, किसानों की सहायता करना और फसल के बाद लगान इकट्ठा करके बादशाह को देना सब मनसबदार की जिम्मेदारी होती थी। मनसबदारों को इतना सब कुछ मिलता था कि इनकी जिंदगी मज़े से कट रही थी। विलासिता में भी कोई कमी नहीं थी और हो भी क्यों ना, ये लोग मुगल सत्ता के स्तंभ थे। अकबर के समय में मुख्य मनसबदारों में शामिल थे राजा मान सिंह, राजा टोडरमल, अबुल फजल। इनमें से राजा टोडरमल और अबुल फजल तो अकबर के दरबार में मंत्री भी थे। हालांकि हैरानी की बात है कि मंत्री होने के बावजूद राजा मान सिंह के पास अबुल फजल और राजा टोडरमल से ज़्यादा बड़ी मनसब था। इससे अंदेशा लगाया जाता है कि मनसबदारी सैन्य योग्यता पर ज़्यादातर आधारित थी। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया कि मनसबदारों का काम क्या क्या होता था, उनको क्या क्या चीज़ें करनी होती थी। ये पूरा पॉइंट मनसबदारों के कामों को अच्छे से एक्सप्लेन करता है। ये पॉइंट आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। दोस्तों अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है मनसबदारों पर पाबंदी। अकबर के मनसबदारों को अपनी मनमानी करने से रोकने के लिए इस बात का विशेष ध्यान रखा कि वह केवल अनुभवी और कुशल सवारों को ही भर्ती करे। उसके अधीन प्रत्येक सवार का हुलिया नोट करने की और घोड़े को दागने की प्रथा भी शुरू की गई। समय समय पर बादशाह स्वयं उसकी सेना का निरीक्षण करता था या वह खुद किसी समिति को उनकी निरीक्षण हेतु नियुक्त भी कर सकता था। मनसबदारों को प्रत्येक घोड़े सवार के पीछे अरबी या इराकी नस्ल के 2 घोड़े रखने होते थे। हर मास अपने वेतन लेने के लिए स्वयं सम्राट के पास आना होता था। मृत्यु हो जाने पर उसकी सचित पूंजी जब्त कर ली जाती थी। इन पाबंदियों ने मुगलों की सैनिक शक्ति को बहुत सुदृढ़ कर दिया। तो दोस्तों ये कुछ पाबंदियां भी मनसबदारों पर लगाई गई थी अकबर के शासनकाल के दौरान। ये पॉइंट भी आप लोगों को ध्यान रखना है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। अब बात करते हैं दोस्तों हम हमारे नेक्स्ट पॉइंट की, जो कि है मुगल शासन के दौरान मनसबदारों की संख्या। अकबर ने 1803 मनसबदार बनाए। औरंगजेब के शासनकाल के अंत तक उनकी संख्या 14,499 हो गई। अकबर के शासनकाल में 29 मनसबदार थे जिनकी रैंक 5,000 जाट थी। औरंगजेब के शासनकाल में 5,000 जाट वाले मनसबदारों की संख्या बढ़कर 79 हो गई थी। मनसबदारी व्यवस्था का पतन औरंगजेब के शासनकाल के दौरान मनसबदारों की संख्या में वृद्धि के कारण हुआ, जिससे जागीरदारी और जो कृषक संकट पैदा हुआ। तो दोस्तों ये वाला पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है, मनसबदारों की संख्या से रिलेटेड है। ये कुछ इंपॉर्टेंट डाटा है दोस्तों, जो कि आप लोग अगर अपने एग्जाम के अंदर मेंशन करते हो तो बहुत ज़्यादा अच्छा इंप्रेशन आपका जाएगा। तो दोस्तों अब बात करते हैं हम हमारे नेक्स्ट पॉइंट की, जो कि है मनसबदारी व्यवस्था की विशेषताएं। जिस व्यक्ति को तो मनसबदारी व्यवस्था की विशेषताएं जानने के लिए मनसबदारों को की श्रेणियों में विभाजित किया गया था। अकबर ने जाट और सवार मनसबदारों को 3 श्रेणियों में विभाजित किया था। जिस व्यक्ति को जितनी अधिक
उच्च जात मनसब दिया जाता था वह उतने ही अधिक घोड़ेसवार रखने का अधिकारी भी होता था और उसे प्रथम श्रेणी का मनसब कहा जाता था। अकबर के काल में सबसे छोटा या निम्न मनसब 10 सिपाहियों के ऊपर अधिकार रखने का था और उच्चतम 10,000 घोड़ेसवारों पर अधिकार रखने का था। बाद में अकबर ने उच्चतम मनसब की सीमा बढ़ाकर 12,000 कर दी थी। जो मनसबदार अपने जात से आधी संख्या या आधे से अधिक घोड़ेसवार रख सकते थे वे दूसरी श्रेणी के मनसबदार होते थे। जिस मनसबदार को अपने जात से अधिक आधे से कम घोड़ेसवार रखने का अधिकार था उसे तीसरी श्रेणी का मनसबदार कहा जाता था। सभी मनसबदारों को एक घोड़ेसवार के लिए 2 घोड़े रखना अनिवार्य होते थे। किसी भी मनसबदार को जात पद के अनुसार ही सवार रखने की अनुमति थी। तो दोस्तों ये वाला पॉइंट भी आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस तरीके से मनसबदारी व्यवस्था की क्या विशेषताएं हैं और कैसे उनको बांटा गया था। तो दोस्तों ये वाला पॉइंट भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। दोस्तों हमारा नेक्स्ट पॉइंट है मनसबदारी व्यवस्था का पतन। अकबर के शासनकाल के दौरान प्रणाली ने लगभग सही काम किया। मनसबदार द्वारा अपनी जागीरों से एकत्रित किया गया राजस्व उसके नियत वेतन का भुगतान करने के लिए पर्याप्त था। प्रारंभिक दिनों में इन जागीरों का सावधानी पूर्वक मूल्यांकन किया जाता था ताकि उनका राजस्व लगभग मनसबदार के वेतन के बराबर हो। हालांकि बाद के चरणों में जागीरों की कमी थी, साथ ही जागीरों का आकार छोटा होने लगा। सरकार के लिए मनसबदारों द्वारा एकत्रित किया गया राजस्व अंग्रेजों औरंगजेब युग के दौरान उन्हें दिए गए वेतन का भुगतान करने में पर्याप्त नहीं था। तो दोस्तों ये कुछ 2 से 3 पॉइंट हैं जिसकी वजह से मनसबदारी प्रथा का पतन हुआ, व्यवस्था का पतन हुआ। दोस्तों लास्ट का जो पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों ये एक एडिशनल पॉइंट भी यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ। दोस्तों अगर आप लोगों के एग्जाम में क्वेश्चन इस तरीके से आपसे पूछ लिया जाता है कि मनसबदारी प्रथा मुगल साम्राज्य की पतन के लिए कहाँ तक जिम्मेदार है या फिर मनसबदारी प्रथा की वजह से क्या मुगल साम्राज्य का पतन हुआ, तो दोस्तों इससे रिलेटेड पॉइंट भी मैं आपको इसी वीडियो के अंदर कवर करा रही हूँ। अगर क्वेश्चन इस टाइप से आपसे पूछा जाता है तो ये जो लास्ट वाला पॉइंट है ये आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों चलिए फटाफट से इसको भी देख लेते हैं। मनसबदारी प्रथा मुगल साम्राज्य के पतन का कारण कैसे बनी। हैरानी की बात है कि जो मनसबदारी व्यवस्था मुगलों की नींव और ताकत हुआ करती थी, जिसकी बदौलत मुगल पूरे हिंदुस्तान में धाड़ा करते थे और जिसकी बदौलत उन्होंने दक्षिण को भी जीत लेने की हिम्मत दिखाई, वो आखिरकार मुगल सत्ता के पतन और बर्बादी का कारण बन गई। इसका एक कारण मुगल दरबार में तेजी से बढ़ती गुटबाजी भी थी। दरअसल मुगलों के दरबार में तीन समूह हुआ करते थे। पहला था ईरानी गुट। इसमें ईरान से भारत की ओर आए अफगान मुसलमान थे। अपनी कला साहित्य की वजह से दरबार में इनकी काफ़ी सम्मान था और ये लोग शासन व्यवस्था में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे थे। दूसरा समूह तुरानियों का था। ये लोग तुर्क मुसलमान थे और शासन व्यवस्था के ज़्यादा करीब थे। मुगल राजवंश भी खुद को तुर्क कहने में ज़्यादा गर्व महसूस करता था। तीसरा समूह हिंदुस्तानी मुसलमान और राजपूतों का था। ये लोग भी दरबार में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे थे, लेकिन इनकी स्थिति औरों के मुकाबले थोड़ी कमज़ोर थी। इनके साथ थोड़ा भेदभाव किया जाता था। अकबर, इसके बाद के मुगल बादशाह जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब योग्य थे। शासन के मामले में इन्हें अच्छी खासा अनुभव था। ये बादशाह परिस्थितियों से जल्दी वाकिफ हो जाते थे। मुगल बादशाहों ने साम्राज्य विस्तार के लिए केवल युद्ध का सहारा नहीं लिया, बल्कि पारिवारिक रिश्ते भी बनाए। मुगल बादशाहों ने इस दौरान कई शादियां की। जिन शादियों को मुगल सत्ता के विस्तार का तरीका बनाया गया था, वही बाद में संघर्ष का कारण बनी। इससे सत्ता में कई सारे दावेदार हो गए। इरफान हबीब अपनी
कहते हैं कि गुटों का प्रभाव दरबार में बढ़ने लगा था और वे बादशाह के चयन तक निर्णायक भूमिका निभाने लगे। बादशाह की ताजपोशी इस बात पर निर्भर करने लगी कि उससे किस गुट के कितने मनसबदारों का समर्थन हासिल है। इसलिए ज़्यादा मनसबदारों का समर्थन पाने के लिए बादशाह ज़्यादा मनसबदारों की नियुक्ति करने लगा। उन्हें बड़ी बड़ी जागीरें दी जाने लगी। इतने लोगों को मनसबदार नियुक्त किया जाने लगा जितनी बादशाह के पास जागीरें भी नहीं होती थीं। इस दौरान सभी मनसबदारों को खुश करने के प्रयास में जागीरों के आवंटन में स्थानांतरण का तरीका अपनाया जाने लगा, यानी कि सभी मनसबदारों को बारी बारी से जागीरें सौंपी जाने लगी। इसका नकारात्मक प्रभाव ये हुआ कि अधिकारियों ने मनसब के विकास और कल्याण पर ध्यान देने के बजाय उससे ज़्यादा लूटने पर ध्यान केंद्रित किया। इस वजह से मनसब में किसानों में असंतोष पनपा और उन्होंने विद्रोह कर दिया। विद्रोह को संभाल पाने में बादशाह असफल साबित हो गया, क्योंकि निर्णय लेने की शक्ति उन्होंने बादशाह बनने की कीमत पर गुटों को सौंप दी थी। इस दौरान कई सारे मनसबदारों ने अपने क्षेत्रों की जनता पर नियंत्रण स्थापित कर लिया और खुद को स्वतंत्र घोषित कर दिया। इनमें से मुराद कुली खां भी थे, जिनमें बंगाल में स्वतंत्र शासन स्थापित किया। निज़ाम उल मुल्क, जिसने हैदराबाद में अपना अलग शासन स्थापित किया, और नवाब वजीद अली खां, जिसने अवध में स्वतंत्र शासन स्थापित किया। ये सभी मुगल सत्ता के शक्तिशाली मनसबदार हुआ करते थे, लेकिन इन्होंने मुगल दरबार के आंतरिक झगड़ों का फायदा उठाया। औरंगजेब के समय से मनसबदारी व्यवस्था का कोढ़ होने लगा था, लेकिन उसकी व्यक्तिगत योग्यता के कारण उस पर आँच नहीं आई। अंतिम समय में अंधाधुंध मनसब बांटने के कारण बादशाह के पास जमीन नहीं बची और न ही कोई नियंत्रण। औरंगजेब के बाद के मुगल शासक अपने मनसबदारों के रहमो करम पर थे। इस बात का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि अकबर के समय में करीब 1400 मनसबदार थे, जिसकी संख्या औरंगजेब के समय में करीब 14,500 हो गई थी। इस तरह जिस मनसबदारी व्यवस्था ने मुगल सत्ता को शिखर पर बिठाया, उसी मनसबदारी व्यवस्था की वजह से एक दिन मुगल सत्ता की दीवारें भरभराकर गिर गई। सो दोस्तों, ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है जो लास्ट में मैंने आप लोगों को बताया है, एंड ये पॉइंट यहाँ पे फिनिश होता है। दोस्तों, अगर आपसे ये पूछ लिया जाता है आपके एग्जाम के अंदर कि मनसबदारी व्यवस्था क्या मुगल साम्राज्य के पतन का कारण बनी थी, तो आप लोग इस तरीके से इन पॉइंट्स को वहाँ पे मेंशन कर सकते हो। एंड दोस्तों, आप लोगों का ये पूरा आंसर यहाँ पे फिनिश होता है। मैंने आपको सारे फीचर्स बता दिए हैं मनसबदारी प्रथा के। एंड दोस्तों, इससे बाहर आप लोगों की एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएगा, मुझे नहीं लगता। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहती है एंड मेरी मेहनत को आप थोड़ा सा भी अप्रिशिएट करते हैं, तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। एंड चैनल के ऊपर आप लोग पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, मिलती हूँ मैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।